नमस्कार दोस्तों, आज आपका भाई एक और स्ट्रैटेजी लेकर आया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी में, इंट्राडे ट्रेडिंग में एंड स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे आप इक्विटी में भी यूज़ कर सकते हैं, एफएनओ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट विल बी यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ काइंड ऑफ योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच यू आर गोइंग टू ट्रेड। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, जिसे यूज़ करके आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं वन बाय वन बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट होगा ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप के लिए किस तरह से मुझे इंडिकेटर्स लगाने हैं एंड देन बाई सिग्नल मुझे कहाँ पे मिलेगा। ओके, दिस विल बी बाई सिग्नल एंड सेल सिग्नल। ठीक है, ये बाई सिग्नल और सेल सिग्नल ये बताऊंगा मैं। थर्ड पॉइंट आपका आएगा कि कहाँ पे आपको एक प्रॉफिट लेना है। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट कहाँ पे रहेगा आपका, जो कि टीपी से भी हम इंडिकेट करते हैं। एंड स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। एंड फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से डबल कंफर्मेशन लेना चाहिए। ठीक है, डबल कंफर्मेशन किस तरह से करना चाहिए चार्ट पर। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ ही ये इसी सेम स्ट्रैटेजी को मैं एआई से पूछ के आपको दिखाऊंगा कि एआई भी कंफर्म कर रहा है कि नहीं जो मैंने बताया है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वन बाय वन मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं चला जाऊँगा इंडिकेटर में। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ईएमए सर्च करने के बाद ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है। इस पर मैं 3 बार क्लिक कर लूँगा क्योंकि 3 मूविंग एवरेज मुझे लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। एंड यहाँ पर सिंपली मैं एक क्लिक करूंगा RSI, क्योंकि मैं RSI इन 3 EMA के साथ RSI यूज़ करने वाला हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 EMA, 14 EMA एंड 21 EMA को RSI के साथ यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे कब बाइंग कर सकते हैं, कब आपको एग्जिट कर लेना है, कब आपको शॉर्ट करना है, कब आपको शॉर्ट में एग्जिट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले EMA सेट कर लेता हूँ। ये 9 EMA है तो इसे मैं 5 कर दूंगा। ये मेरा हो गया 5। स्टाइल में जाके मैं इसे ये कलर दे देता हूँ एंड थोड़ा थिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। 5 के बाद मुझे 14 करना है। 14 को मैं कुछ पिंक, डार्क पिंक कलर दे दूंगा और थिकनेस बढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको 14 कर देता हूँ। ये मेरा हो गया 14 एंड ओके कर दूंगा। देन लास्ट वन इज माइन 21 और ये 21। ठीक है, 21 भी हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसे ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर देने के बाद यहाँ पे 21 हो गया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर 3 EMA जो है आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ RSI भी यहाँ पे लग गया है। RSI 14 यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो करंटली अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस 621 रुपये पे ट्रेड कर रही है, वहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, जो लास्ट टाइम ट्रेडिंग हुई थी 17 अप्रैल 2025 को, तो ये 621 रुपये पे क्लोजिंग दी है कैंडल्स ने। अब यहाँ पे करंटली जो RSI है वो 57 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बैगनी कलर वाला जो दिख रहा है आपको, तो ये 5 EMA है एंड डार्क पिंक जो है 14 EMA है एंड ग्रीन कलर जो है 21 EMA है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप। पहला पॉइंट इज ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बाइंग सिग्नल कहाँ मिलता है। बाइंग सिग्नल सिंपली मैं बता देता हूँ। बाइंग सिग्नल जब ये 3 लाइन्स है ना, ये 3 लाइन्स बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो छोटा वाला EMA होता है, लाइक इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 5, 14 और 21 में 5। तो 5 वाला जब 14 और 21 के लाइंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाए तो आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिलती है। ठीक है,
तो ये जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरह से होगा। जब भी आपको ये क्रॉसओवर मिलेगा तो सबसे ऊपर छोटा वाला होगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला, एंड उसके बाद सबसे बड़ा वाला, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखने मिलता है। लाइक यहाँ पे ये देखे तो ये 5, ये 14, ओके, एंड ये 21। तो 5, 14, 21 के सीक्वेंस में आपको ये लाइंस दिखते हैं। एंड जब भी आपके तीनों लाइंस ट्रेड कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने के बाद जो सबसे छोटा वाला लाइन होता है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो जब भी क्रॉसओवर होती है और जब भी ये तीनों लाइंस बहुत ही पास में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त कुछ इस तरह से हलचल होती है, या तो बेयरिश सिग्नल बनता है या तो बुलिश सिग्नल बनता है। तो हम पहले अभी बुलिश सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो बुलिश सिग्नल जो है वो कैसे बनेगा, उसके लिए आपको ये देखना है कि अगर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो ये ईएमए जो है असेंडिंग ऑर्डर में रहे, ठीक है, ये 5, फिर 14 एंड 21। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 5, ये 14 एंड ये 21, ठीक है। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका बाई सिग्नल बन रहा है, ठीक है। अब ये बाई सिग्नल को हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं कि जब ये बाई सिग्नल बने उस वक्त मेरा जो आरएसआई है वो 50 के लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये मेरा 50 का लाइन है, ठीक है, ये 50 का लाइन है, तो ये 50 के लाइन के ऊपर होना चाहिए। और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये और बॉट ना हो जाए। और बॉट का जो लेवल होता है वो कौन सा होता है, तर तक का जो एरिया होता है ये ओवर बॉट का एरिया होता है, ठीक है। समटाइम्स इट गोज अप टू 80, 85 ही चला जाता है, ओके, जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है, पॉजिटिव इन द सेंस बुलिश क्रॉस ओवर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बुलिश क्रॉस ओवर आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंफर्मेशन भी ये है कि आरएसआई मेरा 50 के ऊपर है, ठीक है। अब ये कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर प्राइस जो है साइडवेज चल रही है। अब ये साइडवेज प्राइस चल रही है और मेरा आरएसआई भी 50 के ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो है यहाँ से ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसे ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पिछले लाइंस के जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, यहाँ से ये अप ट्रेंड में था, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में गया, काफ़ी डीप लिया, वी पैटर्न बना है। वी पैटर्न बनने के बाद एक मजबूत स्थिति में आ रहा है, ठीक है। मजबूत स्थिति में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो है साइडवेज चल रही है, ये एरिया आपका साइडवेज चल रहा है। तो जिस तरह से यहाँ ऊपर गई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर हो सकता है कि इसी रेंज में चलते चलते इस एरिया से, इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देगी और इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये पहला लेवल यहाँ तक जाएगी, ठीक है, 660 से लेके 680 के आसपास रहेगी। दूसरा लेवल आपका 700 रुपये से 720 रुपये के लेवल तक जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं चार्ट पर, ठीक है। तो ये तो हो गई कि बाइंग कहाँ करना है, बाइंग सिग्नल कहाँ बनेगा, ठीक है। अभी ये बाइंग सिग्नल को फिर से मैं कंफर्म करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एरिया में जूम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ बैक टेस्ट के लिए कि ये जो लाइन है ये 5 EMA की है, ये 14 की है एंड ये 21 की है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 5 वाली ना सबको ब्रेक करके, बड़े वाले जो EMAs हैं उनके लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। फिर बाद में 14 भी 21 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे, और 21 जो है सबसे नीचे आ जाता है, ओके। तो जब इस तरह की हलचल होती है मार्केट में तो हमें बाय का सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पे बाय का सिग्नल कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है कि मेरा ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये बुलिश मारुबुजु कैंडल स्टिक बनी है। एक तो ये है कि पीछे के कैंडल्स को पूरा एंगल्फ कर चुके हैं, इस लेवल के सारे प्राइसेस को ये एंगल्फ करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा डबल कंफर्मेशन था। उसके पहले जो मैंने इसके पहले थ्योरी बताई, वो थ्योरी के हिसाब से आरएसआई मेरा 50 के ऊपर है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि क्रॉसओवर मिला मुझे, ओके, एंड ये बुलिश क्रॉसओवर के बाद आरएसआई मेरा 50 के ऊपर है।
और डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने ये देखा कि ये मेरा बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि पिछले सारे कैंडल्स को एंगल्फ कर चुका है। ठीक है, तो ये डबल कंफर्मेशन के बेसिस पे मुझे यहाँ पता चल गया। अब मैं क्या करता कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेता तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्राइस प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले लूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और प्रॉफिट कहाँ बुक करूँगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं प्रॉफिट बुकिंग एंड स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जब मैं बेरिश सिग्नल के बारे में बात करूँगा तो बेरिश सिग्नल में टारगेट प्रॉफिट कहाँ होगा और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लॉन्ग पोजीशन के लिए ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको अंदेशा हुआ कि यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है, RSI 50 के ऊपर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ, ये लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है, इसे मैं क्लिक कर लिया और इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इसके क्लोजिंग के पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल के पहले वाली कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और सबसे सबसे सेफ स्टॉप लॉस अगर रखना है आपको तो इस लेवल के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे सेफ होगा, बट ये थोड़ा रिस्कियर भी हो जाता है। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाऊँगा कि इसके पीछे वाली कैंडल के लो के नीचे ही रखता हूँ एंड 1:2 या 1:3 के हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये मैं 1:3 कर देता हूँ। 1:3 करने के बाद देखिए आपको कहाँ तक जाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा मैं अलग लेके जाता हूँ। देखिए, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट मैंने अगर रखा तो 1:3 के लिए यहाँ तक में मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता था। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2.36% पे है एंड प्रॉफिट जो है मेरा 7.11% पे है। तो ये ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है, 3.01 दिखाई दे रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ऐसा करना होता है कि लेट सपोज कि आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे एंट्री की और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है, अब आपका जो टारगेट था वो कुछ यहाँ पर पहुँच गया, पर इसके बाद भी आप मूवमेंट देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा मूव है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट काटना नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस स्टॉप लॉस को एंट्री पर लेके आ जाओगे। तो इस स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आए। ओके, अब क्या होगा कि अगर आपका मार्केट एनी हाउ नीचे भी आता है, ठीक है, नीचे भी आता है, तो एक मेजर सपोर्ट पे आप प्रॉफिट कट करके निकल सकते हो। दूसरा, अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता, कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ते जाता है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है कि पहले तो आपने क्या किया, जो स्टॉप लॉस इस लेवल पे था उस स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा दिया। अब मान लेते हैं कि ये प्रॉफिट लेवल टारगेट जो है आपका अचीव हो गया, बट इसके बाद भी ये ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है। मान लेते हैं इस लेवल पे आ गया। ठीक है, तो अब ये स्टॉप लॉस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले आऊँगा, या फिर मेजर सपोर्ट जो है इस एरिया में यहाँ पर ले आऊँगा, फिर यहाँ तक चला गया। अब इसके बाद भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टॉप लॉस को फिर इस लेवल पे ले आऊँगा। जो मेजर सपोर्ट लेवल बनते जाते हैं उसी पे मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 14 के लेवल पे यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लेवल्स को ढूंढ के वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ट्रेल अप करते जाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैं प्रॉफिट यहाँ बुक कर रहा था वो प्रॉफिट हो सकता है मैं यहाँ पे बुक करूँ या ये यहाँ पे बुक कर लूँ। ओके, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपने एंट्री कर ली है, उसके बाद फिर जब तक आपको कुछ निगेटिव क्रॉसओवर ना दिखे। ठीक है, निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पर जैसे दिखा है, निगेटिव क्रॉसओवर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। निगेटिव क्रॉसओवर ये होता है, जिस तरह से ये 7 EMA का जो लाइन है सारे बड़े EMAs को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, उसी तरह से 7 EMA का ही लाइन सारे प्राइस को, ठीक है,
सारे लाइंस को जो 21 और 14 के लाइंस है उसे क्रॉस करके नीचे की तरफ अगर आ जाता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आया है, तो ये होता है आपका निगेटिव क्रॉसओवर। निगेटिव क्रॉसओवर बोल सकते हो या फिर बेरिश क्रॉसओवर बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो जब आपका निगेटिव क्रॉसओवर हो जाता है एंड ये RSI आपका 50 के नीचे चला जाता है, डेफिनेटली आपको एग्जिट कर लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको एंट्री कहाँ लेना होता है, एग्जिट कहाँ करना होता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव क्रॉसओवर की, जिसकी थोड़ी सी झलक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। निगेटिव क्रॉसओवर होता क्या है वो आप समझ ही गए होंगे, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले क्या हुआ है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो निगेटिव क्रॉसओवर क्या होता है कि पहले तो एक क्रॉसओवर होता है कि 7 का प्राइस, ठीक है, 7, 14 और 21, इस तरह से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है। सिमिलरली नेगेटिव क्रॉसओवर क्या होगा कि ये जो ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही थी, ठीक है, इस तरह से जाने के बाद ये 7 वाली नीचे आएगी, 14 वाली इधर से कुछ ऐसे जा रही थी, ये यहाँ पे रहेगी, 21 वाली कुछ इस तरह से थी, वो यहाँ रहेगी, मतलब 7 वाली नीचे आ जाएगी, 14 वाली बीच में रहेगी, 21 वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर रहता है, ये केस में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, 21, 14, 7, और यहाँ पे क्या होता है 7, 41, 7, 14 और 21, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंस होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर में, और ये क्या हो गया आपका निगेटिव क्रॉसओवर या फिर बेयरिश क्रॉसओवर। ये बेयरिश हो गया और ये आपका बुलिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाय का सिग्नल बनता है कंसिडरिंग कि RSI आपका ग्रेटर देन 50 हो, और यहाँ पे आपका सेल का सिग्नल बनता है, शॉर्ट का सिग्नल बनता है, ठीक है, शॉर्ट का सिग्नल बनता है कंसिडरिंग आपका RSI 50 के नीचे चल रहा हो, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं बुलिश के लिए और बेरिश के लिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बाइंग सेलिंग करना होता है। बाइंग यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर पे या बुलिश क्रॉसओवर पे, एंड सेलिंग शॉर्ट आप यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव क्रॉसओवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया, RSI भी मेरा 50 के नीचे चला गया, अब मैं एंट्री क्या इसी प्राइस पे कर लूँ क्या? अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है, लाइक यहाँ से अगर आप मेजर करो तो कुछ इस प्राइस से यहाँ तक का देखो तो ये 5% का गैप डाउन है, ठीक है, 5% का गैप डाउन है। तो क्या है, इतना गैप डाउन पे आपको शॉर्ट करना चाहिए क्या? तो इस सवाल का जवाब जो होता है वो होता है ना। अब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब भी क्या गैप डाउन ओपनिंग होता है उसके बाद मार्केट में ऐसा मार्केट का ऐसा नेचर होता है कि जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कुछ फिर से बाइंग होने लगती है, लोग सोचते हैं कि काफ़ी सस्ते में मिल रहा है तो लोग एंट्री करने लगते हैं, या तो वो साइडवेज ही चलता रहेगा या तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड एक सर्टेन रेजिस्टेंस पे आके वहां से रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दो नेचर में मार्केट काम करती है। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ और इसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा प्राइस ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद साइडवे चल रहा है, और साइडवे चलते चलते अचानक से एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, यहाँ पे इतने छोटे छोटे लो वॉलेटाइल कैंडल फॉर्म हुए हैं, एंड अचानक से एक बेरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे दिया। तो ये जो आपका लेवल होता है वो जैसे ब्रेक हो जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस लेवल पे भी आप अगर एंट्री लेते, ठीक है, या फिर ये लेवल जो आपका ब्रेक हुआ है, ये लेवल जो ब्रेक हुआ है यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो क्या होता। तो यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन लूँगा, शॉर्ट पोजीशन मैंने लिया और मान लेते हैं ये मेरा, यहाँ पे एक लाइन में खींच देता हूँ, ये मेरा था लेवल जो ब्रेक होने के बाद मैं एंट्री लेने वाला था। तो ये लेवल यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ है, ओके, मैंने फिर यहाँ पे जाके शॉर्ट पोजीशन बनाया। मान लेते हैं कि जैसे ये मेरा क्लोजिंग दिया है इस लेवल के बाद, तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली है, ओके, इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे
एंट्री ले ली, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस है। कुछ में या फिर ज़्यादा ही सेफ रखना है तो मैं इस लेवल पे रखता हूँ कि इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया 4.32% पे। ठीक है, अब मैं 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेना चाहूँगा। अब ये देखिए 1:3 यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये लेवल पे आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही इस लेवल पे मैं लेके आता हूँ, ठीक है, इस लेवल पे लेकर आया मैं, तो मेरा टारगेट तो यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे ही ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था, टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव हो गया। तो कितना सिंपली मेरे को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी मिल गया। बट अभी यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि किस तरह से मैं अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहूँ, यानी कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करूँ। तो मैक्सिमाइज करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रह सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे था, ठीक है, यहाँ पे था, इसको निकाल के आप क्या करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आए। और जैसे ही आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया है इस लेवल का, और उसके बाद गैप डाउन है और कंटिन्यूसली प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, फिर क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस को इस लेवल पे ले आइए। और जैसे ही ये नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर कोई कैंडल पॉजिटिव बिहेव करती है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आरएसआई जो है ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड एरिया में है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवर सोल्ड एरिया में होने के बाद एक चांसेस ये होता है कि थोड़ा सा वो 50 के लेवल तक निकल के आती है, 50 के लेवल तक निकल के आती है, तो ये चांसेस तो डेफिनेटली है। तो आरएसआई जैसे ही ओवर सोल्ड एरिया में हो तो आपको एग्जिट कर लेना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अगर ये ओवर सोल्ड एरिया में नहीं होती है, ठीक है, अगर आपका ये क्रॉसओवर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ था, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद नीचे आई और नीचे आते आते इस लेवल तक आई, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये तो नेचुरल बात है कि ये ओवरसोल्ड रीजन में आके फिर से एक बार 50 के लेवल पे आती है, और 50 के लेवल से फिर से रिजेक्ट होकर नीचे जाती है अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ओवरसोल्ड रीजन में जैसे ही जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कट कर देना है, आपको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। रुकने से क्या होगा कि फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो आपने एंट्री ली थी वो आपका प्रॉफिट लेवल बहुत ही कम कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट कट कर देना है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना है। आई होप आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो थोड़ा हम पीछे भी जाके बेरिश क्रॉस और थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, एक और कंडीशन ये था कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करने होते। ठीक है, तो जैसे कि ये जो लेवल्स है, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं आपके होते हैं साइडवेज लेवल्स होते हैं, मतलब आपकी प्राइस इसी रेंज में घूमती रहती है। ठीक है, पर यहाँ पे ट्रैपिंग किया गया है, इतना बड़ा कैंडल देने के बाद यहाँ से रिजेक्ट कर दी गई है, तो ये ट्रैप से भी बचना होता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, एक दो बार आप ट्रैप में फंस जाएंगे, बट स्टॉप लॉस आपने यूज़ किया रहेगा तो डेफिनेटली आप भारी भारी नुकसान से बच सकते हैं। तो ये जो साइडवेज एरियाज होते हैं इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना होता है, ट्रेडिंग बहुत ही अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग करना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ से निगेटिव क्रॉस ओवर मिला है आपको, ठीक है, और 7 EMA का लाइन 14 और 21 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आई है, उसी वक्त यहाँ पे RSI भी जो है, जो 50 के ऊपर था वो 50 के नीचे आ गई है, और 50 के नीचे आ गई तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ ही जा रही है। अब यहाँ पे अच्छा खासा लेवल जब तक ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाएगा तब तक ये सेलिंग होता रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो बेस्ट है कि आपको साइडवेज एरियाज में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, लाइक ये एरिया हो गया एंड ये एरिया हो गया, तो इसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना था। और उसके बाद जब इस लेवल से आपका ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिलता है, फिर यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना के फिर से यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, तो कुछ ऐसे एरियाज में ही आपको एंट्री करनी होती है।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि नो ट्रेडिंग जोन आपका कहाँ पर होता है, उसके हिसाब से भी आपको ट्रेडिंग करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए बाइंग का सिग्नल आपको मिला है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है और ये 50 के ऊपर गया है आरएसआई, ठीक है। तो ये 50 के ऊपर आरएसआई गया है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना था। स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है यहाँ पर, इस लेवल पे, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग पोजीशन में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्टॉप लॉस इस एरिया में होता और ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया आपको, ठीक है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इस एरिया में मिल जा रहा है, इसी कैंडल पे आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ये ट्रेड एग्जीक्यूटिव हो गया और आपका प्रॉफिट भी अचीव हो गया। अब मैं शॉर्ट के लिए बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है और ये आरएसआई भी 50 के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मान लेते हैं कि मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने शॉर्ट किया है। चूँकि ये गैप डाउन कैंडल ओपनिंग किया है तो मैं इसका जो स्टॉप लॉस है कुछ इसके पीछे वाली कैंडल के हाई के ऊपर लगाता हूँ और ये 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके, अगर कहीं पे इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहाँ पे प्रिफर कीजिए कि 1:2 का ही प्रॉफिट रेशियो आप लगाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो होता है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग में ही खा लेता है ये, और उसके वजह से क्या होता है कि उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, 1:3 का टारगेट अचीव हो सके। तो जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो तो प्रीफर कीजिए कि आप 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखें, ठीक है। तो आई होप ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको बाइंग सिग्नल मिलती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिल गया, आरएसआई भी 50 के ऊपर चला गया और ये बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई है, उसके बाद देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल डोजेस बन रही है, इतने छोटे रेंज में ही प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या करें। अब ऐसा जब होता है ना तो यहाँ पे प्राइस देखिए, प्राइस 7 ईएमए और 14 ईएमए और 21 ईएमए से कितना दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ा सा लो वॉलेटाइल बनता है और ये फिर से 7 ईएमए या 14 ईएमए के लेवल पे आता है, वहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर उसके बाद बड़ी रैली देता है। तो जब भी आपका ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए कि बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया, तो आप वहाँ पे एंट्री मत करो। आप क्या करो कि थोड़ा वेट करो और जैसे ही प्राइस 7 या 14 के आसपास आ जाए तो आप एंट्री ले लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम जो आपका गया है वो जाएगा नहीं आपका। यहाँ पे एंट्री लिया आपने और फिर आपका टारगेट अचीव यहाँ तक, ठीक है। ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो ये रहेगा, एंट्री यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी मिनिमाइज कर सकते हैं इसके कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस था आपका, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, बट यहाँ पे इतना बड़ा ही स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इस तरह की भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप बेरिश सिग्नल में भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही है। फिर से आप देखिए कि कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको अप ट्रेंड मिला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, आरएसआई 50 के ऊपर है और ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये 1 आवर के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स में आने वाले टाइम में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम में मैं गया हूँ, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे दिखता है कि प्राइस कुछ अप ट्रेंड में चल रही थी, बट सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ सम मार्केट न्यूज ये नीचे की तरफ जाने लगी और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और उसी वक्त मुझे आरएसआई जो दिख रहा है वो ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई, बट अब मैं यहाँ से डिसीजन कैसे मेक करूँ। तो सबसे पहले तो यही है कि प्राइस मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा वी पैटर्न बना हुआ है। वी पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही है, सारे लाइंस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये 7 का लाइन ऊपर की तरफ निकले, फिर बाद में 14 और ये 21,
और इस तरह से कुछ मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे। तो ये 720 का जो लेवल है यहाँ तक का एक रैली आपको देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन ये हो सकता है, और उसी वक्त इसका टेंडेंसी देखो कि जब ये क्रॉस करेगा उस वक्त आपका RSI 50 के ऊपर होगा। जैसे ये 50 के ऊपर हो जाए और यहाँ पे क्लोजिंग आपको ये क्रॉस ओवर के बाद जो कैंडल में क्लोजिंग मिलती है उसी कैंडल में आपको एंट्री कर लेनी है, और उसके पीछे वाली कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, एंड टारगेट आपका मेजर रेजिस्टेंस पे लगा देना है 720 का। ये टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इस तरह से कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 के लाइन को टच करेगा उसके बाद नीचे जा सकता है। तो बेसिकली आपको ऑब्जर्व क्या करना है, ये क्रॉस ओवर ऑब्जर्व करना है। अगर ये क्रॉस ओवर कुछ इस तरह से होती है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर ये क्रॉस ओवर फिर से इस तरह से आती है, पास में आएगी, ओके, और यहाँ से ये कंटिन्यू ये इसी तरह से जाएगी 7, 21, 14 एंड 21 इस तरह से रहेगी। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये 50 के लेवल से फिर से रिजेक्ट होगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेड करके फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा कुछ होने की संभावना है, बट वो संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली गैप डाउन और बड़े बड़े कैंडल्स ने सेलिंग दिखाई है, बट यहाँ पे एक चांस है ऊपर जाने का। अब ये डबल कंफर्मेशन करूँ तो करूँ कैसे? अब डबल कंफर्मेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम भाई को जिंदा कर लेता हूँ। वॉल्यूम भाई जिंदा हो जाओ, जागृत होने के बाद यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स दिखाएंगे। अब हर एक कैंडल्स पे किस तरह की बाइंग हुई है वो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हैमर कैंडलस्टिक पे जो बाइंग हुई है, ठीक है, उसका जो लेवल है वो कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, थोड़ा क्लियर होगा आपको कि पीछे के जो वॉल्यूम है उससे कितना बड़ा वॉल्यूम मिला है आपको, इस लेवल तक आया है। मतलब ये सारे वॉल्यूम भी पीछे पड़ गए, ये सारे वॉल्यूम का भी लेवल इधर है, बट ये लेवल जो है यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही हैवी बाइंग हुई है, पे भी सेलिंग हुई है, बहुत ही कम सेलिंग है, ठीक है, इसके कंपेयर में बहुत ही कम सेलिंग है। यहाँ पे भी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है। अब देखना ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किस तरह की क्रॉसओवर दिखाती है। अब यहाँ पे हाई वॉल्यूम में बाइंग होने के बाद पता तो यही चलता है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और एक जो आपका डाउन ट्रेंड चलते रहता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसके बाद गैप अप करके ओपनिंग देती है, एंड आपका कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। बट जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्रॉस ओवर जैसे ही हो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है, और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कैसे आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। डबल कंफर्मेशन कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताई, एंड उसके साथ ही मैं आपको ये स्ट्रैटेजी जो है एक बार मैं चैट जीपीटी पे भी बता देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ 5, 14, 21 EMA स्ट्रैटेजी विद RSI। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी भाई साहब हमें क्या सिखाते हैं। क्या ये वही सिखाते हैं जो मुकेश भाई साहब ने आपको सिखाया है, या फिर कुछ अलग सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5, 14, 21 EMA strategy combined with RSI is a popular technical analysis method used by the traders to identify the trend direction, entry, exit points and potential reversal, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ट्रेडर्स के द्वारा ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, और एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने के लिए, एंड सिमिलरली पोटेंशियल रिवर्सल कहाँ पे आ रहे हैं वो जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो उससे आपको समझ में आ ही गया होगा। और 5 EMA जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसका कुछ बताया है। लाइक 5 EMA जैसे मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ 5, 14, 21 जो होता है ये पीरियड, कितने पीरियड्स के EMAs आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये 5 पीरियड के EMAs आप कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब 1 आवर के चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो 5 कैंडल्स, 1 आवर के 5 कैंडल्स को आप एनालाइज कर रहे हो, यानी कि 5 × 1 मतलब 5 आवर्स का कैंडल एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से
ये 5 EMA का जो लाइन है वो काम करता है। 14 EMA मतलब 14 आवर्स के पिछले 14 आवर्स के कैंडल्स को एनालाइज कर रहा है, और 21 EMA मतलब 21 कैंडल्स के प्राइस को एनालाइज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 कैंडल्स को एनालाइज कर रहा है तो ये फास्ट मूविंग एवरेज देता है, मतलब पिछले 5 कैंडल को ही एनालाइज करके बताता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या होता है कि क्विकली प्राइस एनालिसिस हो जाता है, क्विकली प्राइस का चेंजेस पता चल जाता है कि पिछले 5 कैंडल में भाई क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ये तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 5 कैंडल क्या बहुत ही तेजी से बढ़े हैं क्या। अगर ऐसा हुआ है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए जो ट्रेंड्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए 14 EMA यूज़ किया जा सकता है, और स्मूथ प्राइस एक्शन के लिए या फिर एक ब्रॉडर सपोर्ट पे आपको एंट्री लेना है तो वहाँ पर आप 21 EMA का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा स्लो मूविंग होता है 21 पे, क्योंकि ये पिछले 21 कैंडल्स के प्राइस का एवरेजिंग करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही RSI की बात करूँ तो 14 पीरियड का RSI हमने सेट किया था, और ये क्या मेजर करता है, मैंने जो कि ऑलरेडी इसके बेसिक वीडियो में भी बताया है, ये मोमेंटम एंड ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल्स को डिसाइड करता है। अबव 70 गया तो ये ओवरबॉट यानी कि पोटेंशियली सेल का कंडीशन आ जाता है। ओवरबॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बाइंग कर लिया है और इसका प्राइस जो है अनएक्सपेक्टेड लेवल से भी ऊपर चला गया है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपका निगेटिव क्रॉसओवर हो जाता है, ओके। और बिलो 30 यानी कि ओवरसोल्ड रीजन में जब होगा तो पोटेंशियली बाय का पोजीशन बनता है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट से भी उसका प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो लोग सोचते हैं कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो चलो खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे बाइंग का जोन क्रिएट होता है। तो बाई सिग्नल एरिया जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बुलिश EMA क्रॉस हो यानी कि ऑल EMA पोटेंशियली अपवर्ड कंफर्मिंग एन अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये सिमिलरली वही बता रहा है, 5 EMA क्रॉसेस अबो 14 EMA, ठीक है। 14 EMA क्रॉसेस अबो 21 EMA, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इस तरह से, ये 5, 14 एंड 21। तो इस तरह का अगर आपका कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ इस तरह का आपका पॉजिटिव या बुलिश EMA क्रॉसओवर होता है। RSI कंफर्मेशन होता है, RSI क्रॉसेस अबो 30 कमिंग आउट ऑफ द ओवर्स एंड सिट्स बिटवीन 1460 ट्रेंडिंग अप, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि RSI आपका 50 के ऊपर हो तभी आपको लेना है, तो ये सबसे सेफ होता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जब RSI 30 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आने लगे और आपको पॉजिटिव क्रॉसओवर दे तो आपको एंट्री लेना होता है, वो आपका बुलिश क्रॉसओवर बताता है एंड बुलिश ट्रेंड कंफर्म करता है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, बट आपको ट्रेड कहाँ लेना है, RSI जब तक 50 के ऊपर नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ऑप्शनल एंट्री कॉल कैंडल क्लोजेस अबव ऑल 3 EMAs, ठीक है, तो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपका। सेल सिग्नल क्राइटेरिया, जब आपका 5 EMA 14 को क्रॉस करता है, 14 21 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का सिग्नल मिलता है। और RSI क्लोजेस बिलो 70 कमिंग डाउन फ्रॉम ओवरबॉट एरिया एंड सिट्स बिटवीन 60 to 40, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपको शॉर्ट तभी करना है जब RSI आपका लेस देन 50 हो, ठीक है। 50 के नीचे चले जाए तभी आपको शॉर्ट करना होता है। कैंडल क्लोजेस बिलो ऑल 3 EMAs मतलब आपका जो नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए, ठीक है, और उसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग देगा उसी के बाद ही आपको एंट्री लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी चार्ट पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। इसके साथ ही एग्जांपल ट्रेड फ्लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में बता दिया है कि किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए। एंड बैक टेस्टिंग के लिए टिप्स भी दिया हुआ है, ट्राई ऑन 15 मिनट 1 आवर 4 आवर कैंडल्स फॉर द इंट्राडे स्विंग ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम में करना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो, उसमें एनालाइज करो कि प्राइस एक्शन क्या है, 1 आवर में कैसे प्राइस एक्शन दिख रहे हैं और 4 आवर में कैसे प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में अपना व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसी तरह के टाइम फ्रेम में भी देखना होता है, ठीक है। अवॉइड दी रेंजिंग मार्केट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
जो आपका साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट इन द सेंस एक रेंज में ही आपका मार्केट मूव हो रहा है, तो उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। कंबाइन विद द वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, वॉल्यूम की सहायता से और कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से किस तरह से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो आई होप जो एआई ने बताया है उससे भी बेहतर तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा ऐसा आपको लग रहा है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।